नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लाश का रहस्य नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुना तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लाश का रहस्य नॉवल का पार्ट 2। उधार का व्यापार तो मैंने अपने सगे बाप से नहीं किया, लेकिन अब मैं इस व्यापार को छोड़कर अफीम का काम करूंगा। नमस्ते। सुनो तो, सुभालाल ने गोपाली की बात थाम ली। नहीं, अब नहीं सुनूंगा। हालांकि ये ठीक है कि धंधे में कुमुद बनिए के भी कान काटती थी, लेकिन खुदा ने उसे एक चीज बनाया था, उसे देखकर नशा चढ़ जाता था। वो थके मुसाफिर पर अनार के शरबत जैसा असर करती थी। मेरी बात छोड़ दो प्यारे, मेरी तबीयत एकदम फोक्स हो गई है। मैं तुम्हारे पीने का इंतजाम कर दूंगा। बैठो तो सही। अब आए हो तो माल लेकर ही जाना। कितने की खरीद करोगे? ये प्रश्न ऐसा था कि गोपाली तुरंत उत्तर ना दे सके। बात को घुमाकर वो बोले, धेरे की भी नहीं। साथ कितना रुपया लाए थे? 30। गोपाली कहना चाहते थे कि सिर्फ 30 रुपया, परंतु 30 सब सुनते ही वो उछल पड़ा। 30,000? तो 30,000 की खरीद तुम्हें करनी ही पड़ेगी दोस्त, नहीं तो। सुभालाल तनिक पीछे हटा। नहीं तो 30,000 गंवाकर दिल्ली जाना होगा। तो ये बात है, ये इरादे हैं। मच्छर होकर ऊंट से बैर। गोपाली ने सूटकेस एक और पटका, फिर झपाटे के साथ कोट उतार कर दूसरी ओर फेंका। कमीज की आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए कहा, नाम का सिकंदर हूं बेटा, पानी छन जाए अभी। परंतु गोपाली के मुकाबले भी नाम का शोभालाल था। आशा के सर्वथा विपरीत उसने जेब से चाकू निकाल फटाक से खोली तो दिया। चाकू की नोक ठीक गोपाली के सम्मुख थी। अगर व्यापार नहीं होगा तो तुम भी नहीं होगे, सिर्फ एक मौका है। वो बढ़ा और गोपाली ठहाका मारकर हंस पड़े। परिस्थिति के सर्वथा विपरीत ये रंग देखकर शोभालाल हाथ में चाकू होते हुए भी स्तब्ध सा हो गया। उसी रात के जगमगाते आंचल में रात के 10 बज रहे थे। समुद्र तट पर सागर चंद्र की कोठी का जीवन सामान्य था। नौकर चाकरों में से कोई भी नहीं जानता था कि घर का स्वामी रहस्यमय ढंग से गायब है। सागर चंद का काम ही ऐसा था कि अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर उसे अचानक विदेश जाना होता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि नौकर चाकरों ने मालिक को रात में बिस्तरे पर जाते देखा और सुबह पता लगा कि मालिक हांगकांग, लंदन अथवा पेरिस गए हैं। अतएव मालिक कई दिन से घर में नहीं है, ये जानकर किसी भी व्यक्ति को अचंभा नहीं था। सागर प्लेस का जीवन शांत और सामान्य था। मुख्य द्वार पर पहरेदार ऊँघ रहा था। दिन के नौकर चाकर अपना काम समाप्त करके जा चुके थे। एक व्यक्ति दबे पांव कोठी के नौकरों वाले छोटे दरवाजे से अंदर प्रविष्ट हुआ। उसके हाथ में कागज में लिपटी कोई चौकोर वस्तु थी, शायद फ्रेम की हुई तस्वीर या इसी प्रकार की कोई और वस्तु। वो इस बात के लिए प्रयत्नशील था कि कोई उसे देख न पाए। संभवतः इसी कारण वो ठीक राह से आगे न बढ़कर फुलवारी की पांत में अपने आप को छुपाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसी प्रकार वो कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंचा और फिर दबे पांव अंदर प्रविष्ट हो गया। अंदर आधुनिक ढंग से सजा संवरा हॉल खाली था। वो दबे पांव सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचकर उसने एक खुले कमरे के पर्दे से झांककर अंदर देखा। अंदर कमरे में रसवंती थी। हाथ में कोई पुस्तक थी और वो उसमें ऐसी तल्लीन थी कि न मुख पर झूलती बालों की लटों की सुध थी, न किसी के आने का आभास। कुछ क्षण वो व्यक्ति एकटक रसवंती को निहारता रहा। आगंतुक की आयु अधिक नहीं थी, कठिनता से 30 वर्ष की होगी, परंतु वैसे वो व्यक्ति कुछ दुर्बल सा दिखाई पड़ता था, बीमार सा। सीढ़ियाँ चढ़ने मात्र से उसकी सांस भारी हो गई थी। बाहर बरामदे में हल्की सी आहट हुई, शायद कोई नौकर आ रहा था। वो व्यक्ति कुछ घबराया सा तेजी से कमरे में प्रविष्ट हुआ। इस अप्रत्याशित आहट से रसवंती चौंक पड़ी। उसने दृष्टि उठाई। हुई माँ। पहली दृष्टि में रसवंती घबराई, परंतु दूसरी दृष्टि में आश्वस्त हुई। ओह, तुम मोहन, डरा दिया तुमने तो। आओ बैठो ना। लगता था जैसे उस व्यक्ति के प्रति रसवंती निसंकोच हो। उसने आगंतुक से ना तो लाज प्रकट की, न शिष्टाचार। जब वो निकट पहुंचा तो निसंकोच उसका हाथ थामकर उसे पलंग पर बैठा लिया। आज तो पूरे 2 सप्ताह बाद मिले हो। मैं कई बार जमशेद रेस्तरां भी गई, तुम्हें पूछा भी, लेकिन कोई पता न चला। कहो, अच्छे हो ना? डॉक्टर को दिखाया ना? क्या कहा डॉक्टर ने? तुम बोलते क्यों नहीं? मैं पूना चला गया था। वो व्यक्ति जिसे रसवंती ने मोहन कहकर संबोधित किया था बोला। पूना? किस लिए? डॉक्टर की राय थी। उसका कहना है कि दिल कमजोर हो गया है, आबो हवा तुरंत बदलनी चाहिए, इसलिए। चौंकी रसवंती।
दिल कमजोर हो गया है? कौन सा डॉक्टर कहता है? मोहन ने रोष भरी दृष्टि रसवंती पर डाली। सभी डॉक्टर कहते हैं, इसमें चौंकने की क्या बात है? दिल ही तो है, पत्थर भी तो टूट जाते हैं। पिछले हफ्ते पूना में भी मुझे दौरा पड़ा। होटल में ठहरा था, कृपा करके होटल वालों ने अस्पताल पहुंचा दिया। 3 दिन वहां रहा। एक डॉक्टर था, उससे कुछ दोस्ती हो गई। जितनी बातें थी मैंने उसे सब बता दी। उसकी राय थी कि मेरी बीमारी तभी दूर हो सकती है जब तुम साथ रहो। झुंझलाई सी रसवंती बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा भी और डॉक्टर का भी। सो तो है ही, निसंकोच मोहन बोला। लेकिन तब मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने डॉक्टर से कह दिया कि वैसा संभव नहीं है। मैंने उसे बताया कि मेरी प्रेमिका को चाहिए धन, सोने का पिंजरा और चांदी की रोटी। तब डॉक्टर ने भी साफ कह दिया कि बचना मुश्किल है, और उत्तर में मैंने कहा कि जब बचना ही नहीं तो तुमसे दूर क्यों रहूं। सो लौटकर मैं चला आया। यहाँ सुबह शाम तुम दिखाई तो पड़ोगी। मरने से पहले तुम्हारे चित्र बनाऊंगा। फिजूल की बातें मत करो। झुंझलाहट पूर्वक स्थिर थी। कुछ खाओगे? नहीं। कॉफी तो पियोगे ना? नहीं, दृढ़ता से मोहन बोला। इस बीमारी में मैंने दुनिया का असली रूप देखा है। अब वो मोहन नहीं है जो ये कहे कि तुम्हारे हाथों से जहर पीना भी मंजूर है। अब मैं तुमसे प्यार नहीं, मौत मांगने आया हूँ। मौत मांगने आया करूँगा। ना, बाबा गुस्से में आकर मुझे कोठी से मत निकलवा देना। देखो, पूना में मैंने एक चित्र बनाया है। ये था मोहन। सागरचंद भी जानता था और अन्य भी। मोहन था रसवंती का पुराना प्रेमी, वो प्रेमी जिसके भाग्य में तबाह होना था और कारण बनी रसवंती। ये तब की बात है जब रसवंती कुंवारी थी। पड़ोस में ही मोहन का बड़ा भाई और भाभी रहते थे। रसवंती का रिश्ता पक्का हुआ तब मोहन के आर्ट कॉलेज की परीक्षा समाप्त हुई थी। दोनों में खूब लुका छिपी चलती थी, खूब चोरी छिपे मुलाकात होती थी, साथ साथ मरने जीने के वायदे होते थे। रसवंती का रिश्ता पक्का हुआ तो मोहन ने उससे चाहा कि वो खुलकर अपने संरक्षकों के प्रति विद्रोह करे। हर क्षण वो उससे विवाह करने को तत्पर है, परंतु रसवंती वैसा ना कर सकी। उतना साहस ना संजो सकी, ये लोभ ना छोड़ सकी कि जहाँ रिश्ता पक्का हुआ है वहाँ बढ़िया कोठी है, एक नहीं 3 कारें हैं। रसवंती का विवाह हो गया। मोहन छुप छुप कर एकांत में रोता रहा, परंतु इसके बाद भी मोहन रसवंती से घृणा न कर सका। मुलाकातें चलती रही। भाई भाभी से इसी कारण मोहन को अलग हो जाना पड़ा। मोहन जमशेद रेस्तरां में ही रहने लगा। एवज में उसने अपनी कूंची और कलम से जमशेद रेस्तरां को सजाया। रसवंती ने कई बार आर्थिक सहायता मोहन को देनी चाहिए, लेकिन वो आत्मस्वाभिमानी था। रसवंती ने कई बार अपने प्रेमी को शरीर अर्पित कर देना चाहा, परंतु उसने चरित्र का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। वो कहता था, महलों की रानी को महल छोड़ना होगा, उसके साथ झोपड़ा आबाद करना होगा। तब रसवंती सुख सुविधा चाहती थी, महल छोड़ना असंभव था। मोहन ने जो चाहा वो ना हो सका। वो चित्रकार था, कल्पना लोक में उसकी उड़ान थी। घुटता रहा, छटपटाता रहा, परंतु दृढ़ रहा। फलस्वरूप हार्ट ट्रबल का रोग लगा। 3 दौरे पड़ चुके थे। रसवंती के मन में उसके लिए वास्तविक स्नेह था, परंतु वो यथार्थ की भूमि पर टिकी रहना चाहती थी। कल्पना लोक में वो चित्रकार के साथ उड़ान नहीं भर सकती थी। स्थिति सचमुच बुरी थी। जैसे 2 पहाड़ की चोटियां हों, 2 पर्वत शिखर हों और दोनों के बीच अथाह और अनंत खाई। एक शिखर पर रसवंती प्रेमी की ओर बाएं फैलाए, दूसरी ओर वैसी स्थिति में मोहन। क्या कदम बढ़ाकर रसवंती दुख और गरीबी की खाई में गिर पड़े? क्या कदम बढ़ाकर मोहन पतन के गड्ढे में गिरे? नहीं, कलाकार को अपने सिद्धांतों से प्यार था। दोनों में से कोई अपनी सीमा पार करने को तैयार नहीं था। मोहन ने चित्र का आवरण हटाकर चित्र रसवंती की ओर बढ़ा दिया। कलापूर्ण तेल चित्र, एक सुनहरा पिंजरा, उसमें वैभव से चकाचौंध मादा पक्षी और एक पक्षी पिंजरे से बाहर परेशान सा उड़ता हुआ। चित्र में मादा पक्षी जानबूझकर उस नर पक्षी से नजरें चुराई थी। चित्र में असाधारण प्रतिभा और कला जैसे मुख से बोल रही थी। रसवंती कुछ क्षण मुग्ध हो चित्र को देखती रही। फिर चित्र को एक और रखती हुई वो बोली, तुम पागल थे और पागल ही रहे। अच्छा मोहन, तुमने सुना मेरे पति कई रोज से गायब है। कहाँ है कुछ भी पता नहीं चल रहा। मुझे उनसे सहानुभूति है। शांत मोहन बोला। मुझसे सहानुभूति नहीं है? तुम बहुत दुष्ट हो मोहन। अच्छा सुनो, बहुत दिनों से गपशप नहीं हुई है। आज रात तुम यहीं रहोगे? आज रात ही क्यों, कुछ दिन तुम यहीं रहो। तुम्हें पागलपन के अतिरिक्त और कोई रोग नहीं है। जरूर डॉक्टर ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। खैर, अब कुछ दिन मेरे साथ यहीं रहो। देखो, ना मत करना। 2 समांतर रेखाएं त्रिकोण बनाने के लिए मुड़ी। बात असंभव सी थी कि शिकारी जैसी पैनी दृष्टि वाले शोभालाल के चाकू से गोपाली अपने आप को बचा सके, परंतु असमय ही हंसने के अभिनय ने सचमुच शोभालाल को चौंका दिया। जैसे सांप की दृष्टि बदलते ही इंसान वार कर उसे काबू में कर ले,
वैसे ही उधर शोभालाल ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा और उसी क्षण मात्र का लाभ उठाकर गोपाली ने उसके चाकू वाले हाथ की कलाई पकड़ ली। यूं जोर शोभालाल में भी कुछ कम नहीं था, परंतु अकस्मात और फ्री स्टाइल ढंग की पकड़ जो गोपाली की ओर से शुरू हुई उससे शोभालाल हड़बड़ा सा गया। गोपाली ने एक हाथ से उसकी कलाई थामी और दूसरा हाथ जो घुमाकर उसके मुंह पर मारा तो शोभालाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यूं चाकू वो अब भी दृढ़ता से थामे था। प्रत्युत्तर के लिए उसने अपना हाथ उठाया ही था कि तभी टांग में जो अड़ंगी पड़ी तो शोभालाल संभल कर भी ना संभल सका। पहली अड़ंगी तो उसने दीवार का हाथ से सहारा लेकर रोकी, परंतु ताबड़तोड़ जो दूसरी अड़ंगी पड़ी तो धम से चारों खाने चित। फिर पड़ा शोभालाल के हाथ पर गोपाली का पांव। करा उठा शोभालाल, चाकू से छोड़ ही देना पड़ा। चाकू जैसे गेंद हो। गोपाली ने जो चाकू में ठोकर मारी तो चाकू दूर जाकर पड़ा। तुरंत ही गोपाली दरवाजे पर झपटे और दन से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से किसी के आने की चिंता नहीं रही। मुड़े तो भेड़िए जैसी चपलता से शोभालाल भी खड़ा हो गया था। वो चाकू लपक लेना चाहता था। अब मुठभेड़ में बराबरी ना रही। माना कि शोभालाल बिल्कुल मरा गिरा ना था, परंतु 6.5 फुट की ऊंचाई वाले गोपाली ने झुककर उसे हाथों में ऊपर उठा लिया। बोलो बेटा, कहाँ पटकूं? उसे हाथों में उठाई गोपाली ने पूछा। हाँफता सा शोभालाल बोला, मैं कहता हूँ बाज आ जाओ, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। चिल्लाकर अभी आदमी जमा कर लूंगा, वो तुम्हारी बोटी बोटी नोच लेंगे। गोपाली उस पर अपना पूरा रौब काट देना चाहते थे। चूंकि अभी उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली थी, अतः मामले को उन्होंने यहीं बस नहीं किया। हवा में झूलते हुए शोभालाल को उन्होंने धड़ाम से फर्श पर छोड़ दिया। अकस्माती गिरने के कारण निसंदेह उसे काफी चोट लगी थी, परंतु धमकी देने के बावजूद वो चिल्लाया नहीं। गोपाली ताड़ गए कि वो चिल्लाने की स्थिति में नहीं है। केवल दिखावे मात्र के लिए उसके कंठ पर हल्के से अपना जूता अड़ाते हुए बोला, बेटा, मेरी बोटी नोची जाए या बाकी रहे, लेकिन इससे पहले कि मेरी बोटी नोचने वाले आए तुम्हें मैं जहन्नुम का टिकट दे दूंगा। अब की बात सचमुच शोभालाल के होश हवा हो गए। कंठ पर गोपाली का जूता टिका था। बस दबाने भर की ही तो देर थी। उसने हाथों से गोपाली का जूता अपने गले से हटाने के बजाय हाथ जोड़ दिए। तुम जीते, गुरु मानता हूँ, छोड़ दो, कान पकड़ता हूँ। गोपाली ने जूता हटा लिया। शोभालाल ने उठने का यत्न किया, परंतु वो तभी उठ पाया जबकि उन्होंने स्वयं झुककर सहारा दिया। शोभालाल को उठने में कष्ट हुआ। सहारा पाने के बावजूद उसे शरीर की सारी संचित शक्ति लगानी पड़ी। उसे बैठाते हुए गोपाली बोले, शाबाश, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम जीवट के आदमी हो। तुम जैसे आदमी मुझे पसंद है। घबराओ नहीं, एक पकड़ होनी ही थी तो हो गई। अब तुम यार हुए पक्के। ज्यादा चोट लगी हो तो सिविल सर्जन को बुलाऊं? शोभालाल ने अपना दाहिना पांव थामते हुए कहा, लगता है पांव में मोच आ गई है। बिल्कुल फिक्र मत करो, बहुत दिन तक पंचम खलीफा की शागिर्दी की है, अभी 2 मिनट में ठीक किए देता हूँ। श्रृंगार के टेबल से गोपाली ने सुगंधित तेल उठा लिया। कुछ देर तो शोभालाल उफ उफ करता रहा, लेकिन फिर शने शने दर्द कम होने लगा। इसके बाद स्वयं गोपाली ने उसे सहारा देकर कमरे में चलाया। फिर वो बिना सहारे के भी चला। अब सुनो प्यारे, शोभालाल को बिल्कुल अपने सम्मुख बैठाकर गोपाली बोले, कुमुद मर गई। जानते ही हो ये कुमुद की ही लिहाज थी कि सिर्फ 20% के मुनाफे पर यह जोखम का धंधा मैं करता रहा। रही तुम्हारी बात, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुम्हें माल खपाने का 5% से ज़्यादा नहीं मिलता होगा। क्यों, ठीक है ना? अनिच्छापूर्वक शोभालाल ने हाँ कहा। खुदा उसे दोज़ख रसीद करे। जानते ही हो, कमबख्त कुमुद औरत नहीं जादूगरनी थी। जब मुस्कुराती थी तो दिल पर छुरी चल जाती थी। उसकी आंखें नहीं शमशीर थी। क्या समझे? शमशीर यानी कि आदमी उल्लू के पट्टे का दिल चीरती चली जाती थी उसकी निगाहें। यह बहुत ही अच्छा हुआ कि उसका काम हो गया। यानी कि वो औरत नहीं सितमगर थी। तुम समझते हो कि वो तुम्हारी थी, मैं समझता रहा कि वो मेरी थी। और वो कुत्ते का पिल्ला सागरचंद उसे अपने नाम की रजिस्ट्री मानता रहा। मतलब ये कि हम सब उसे अपनी समझते रहे और वो किसी की भी होकर ना रही। खैर, अब तो लाइन क्लियर है ना? झिझकता और सहमता सा शोभालाल साहस करके बोला, मैं समझा नहीं। घबराओ नहीं, सब कुछ समझाऊंगा और समझाने का बिल्कुल अलग हिस्सा नहीं मांगूंगा। मतलब यह है कि कुमुद तो खुदा को प्यारी हुई। जहाँ तक सागरचंद का सवाल है, उस मनुष्य की शक्ल देखकर मुझे मितली आने लगती है, सो उसकी भी छुट्टी करो। गणपत 2 कौड़ी का आदमी है। तुम, हालांकि तुमसे पहली मुलाकात है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत और दिलेरी की मैं तारीफ करूंगा। क्यों ना हम मिलकर आधे साजे में अफीम का काम करें? लेकिन मैं तो बिल्कुल खाली हूँ। रुपए पैसे की बात कर रहे हो ना, इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं बिल्कुल अपने नाम का सिकंदर हूँ, क्या समझे? तुम पोरस और मैं सिकंदर। न जहाज की चिंता, न कस्टम के भूतों का भय। एकदम स्वदेशी बिजनेस।
10-15 गधे खरीद लेंगे। 2 पानीदार औरतें मेरी नज़र में हैं, वो होंगी। गधों का कारवां चला करेगा। ऊपर मिट्टी के बर्तन, नीचे अफीम। ग्वालियर से चले तो यूपी में, वहाँ से दिल्ली। गधों को हाँकेगी वो औरतें। दोनों यार तो अगल बगल ही रहा करेंगे। क्या समझे? सागर चंद की ऐसी तैसी। गोपाली की ये लतरानियाँ अकारण ही नहीं थी, ये सभी पहले से ही सोची समझी बातें थी। तभी 2-2 समांतर रेखाओं को त्रिकोण बनाया जा रहा था। विशुद्ध आदमी की मनोवृत्ति से संबंधित हिसाब मात्र का सवाल। जैसे कुमुद की हत्या हो जाने पर जो व्यक्ति रसवंती से केवल रुपया कमाने को तरकीब करता है, क्या वो भला आदमी हो सकता है? नहीं। कुमुद के चरित्र के बारे में रसवंती ने उन्हें बताया था। स्पष्ट था कि शोभालाल केवल उसके लिए दिखावे मात्र का पति था। 2 उदाहरण भी मिले। एक, शोभालाल ने चाकू किसी भले आदमी के समान नहीं, पेशेवर गुंडे के समान निकाला। 2, आते ही शोभालाल ने प्रकट कर दिया कि वो तस्कर धंधे का एजेंट है। गोपाली में आदमी को चर्चा मात्र सुनकर पहचानने की क्षमता थी। उनका हिसाब बिल्कुल ठीक निकला। बातों ही बातों में उन्होंने ये भी तसल्ली कर ली कि इस व्यापार का सागर चंद भी एक स्तंभ है और पुलिस का फरार मुजरिम गणपत भी। परंतु मात्र अपनी तसल्ली के ही लिए तो गोपाली यहाँ नहीं आए थे। वो आए थे शोभालाल को अपनी मंजिल का मुसाफिर बनाने। वो फिर बोले, तो मंजूर है ना, आज रात ही दिल्ली चलो। गोपाली ने देखा और नोट किया कि इस सुझाव का अथवा लालच का शोभालाल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आंधी में वही वृक्ष खड़ा रहता है जिसकी जड़ें गहरी होती है। शोभालाल ने फिर हाथ जोड़े। जबान का कच्चा नहीं हूँ, गुरु कहा है तो सारी जिंदगी गुरु ही मानूंगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। कुछ दिन, 1-2 दिन बम्बई में रुको, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो ना। वाह बेटा, हाथ नचाकर गोपाली बोले, खूब मंतक है, यानी कि तुम चाहते हो कि बम्बई की पुलिस ही मुझे जीम जाए। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। छाती पर हाथ रखकर उसने कहा, मैंने बम्बई में घास नहीं छीली है, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जब बम्बई में उतरे हो तो कुछ रंग पानी भी होना चाहिए, सब इंतजाम हो जाएगा, मुझ पर विश्वास रखो। लगता है तुम मेरा कल्याण करके रहोगे, लेकिन बेटा मैं भी अपने नाम का सिकंदर हूँ, तुम्हें साथ लेकर ही बम्बई छोड़ूंगा। गोपाली अपने उद्देश्य में सफल रहे। वो झुके, अर्थात एक समांतर रेखा के कोण से दूसरी समांतर रेखा पर झुके और त्रिकोण बना दिया। वो झुके और मुस्कुराते हुए शोभालाल का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, दुनिया में दोस्ती बड़ी चीज़ है। वो शोभालाल से घनिष्ठता बढ़ाने आए थे और अपने उद्देश्य में सफल रहे। शोभालाल ने बड़ी फुर्ती से दावत का इंतजाम किया। प्रांत भर में दुर्लभ स्कॉच की उसने बोतल निकाली। फिर बोला, गुरु अब मुझे 15 मिनट की छुट्टी दो। नंबर 1 तो दावत का इंतजाम करना है, नंबर 2 बिना साकी के भला पीने का क्या मज़ा। बस ये 2 इंतजाम करने हैं, मैं अभी आया। बस समझ लो कि 16वां मिनट नहीं होगा। उन्होंने इसी बीच जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी भली भांति जांच की। यूं वो अपने उद्देश्य में सफल रहे थे, परंतु उनका ये संदेह निराधार नहीं था कि शोभालाल का आग्रह अकारण हो सकता है। वैसे उन्हें यह भी आशा थी कि उद्देश्यपूर्ण आग्रह का कारण शीघ्र ही प्रकट हो जाएगा। जो व्यक्ति अभी कुछ देर पहले चाकू के जोर पर दुकानदारी करना चाहता था, क्या केवल थोड़ी सी मार खाकर ही अपना उद्देश्य छोड़ देगा? गोपाली का ख्याल था नहीं। इसी कारण वो किसी भी दुर्घटना से जूझने के लिए तैयार भी थे। लगभग आधे घंटे बाद शोभालाल लौटा। अकेला नहीं, साथ में एक स्त्री भी थी और ढेरों खाने पीने का सामान। शोभालाल ने परिचय कराया, यह है इंदु रानी, हमारी महफिल की शमा। यह है सिकंदर, यारों के यार, यारों के गुरु। एक हरे बदन की अच्छी खासी सुंदर स्त्री थी, अलबत्ता हाव भाव से बाजारू स्त्री ही प्रतीत होती थी। बंद कमरे में खाना सजाया गया, बोतल खोली गई, इंदु साकी बनी। इंदु के अतिरिक्त शोभालाल का भी आग्रह गोपाली पर ही था। गोपाली के लिए पैक डबल भरा जाता था और इंदु अपने तथा शोभालाल के लिए बहुत कम ढालती थी। इस खेल को भी गोपाली ने जारी रखा। अभी तक उन्हें 4 पैक दिए गए थे। लगभग 1.5 पैक उन्होंने पिया था और उन दोनों की दृष्टि बचाकर पूरा 2.5 पैक वह फेंक देने में सफल हो गए थे। बड़ी चतुराई से वो झूमते हुए पैक को नीचे मेज की ओट में ले जाकर पीकदान में उड़ेल देते थे। प्रकट में 4था पैक पीने के बाद गोपाली ने आपे से बाहर होने का अभिनय किया। मेज पर मुक्का जमाते हुए वो बोले, मज़ा आ गया, वाकई जिंदगी का असली मज़ा आ गया। कौन उल्लू का पट्टा कहता है कि शराब में नशा होता है? ना खाली शराब में नशा होता है, बकते हैं लोग, सरासर बकते हैं। न सोडा मिलाने से नशा होता है। तब बेटा शोभालाल तुम पूछोगे नशा काहे में होता है? गोपाली ने हाथ बढ़ाकर इंदु की कलाई पकड़ ली। देखो, नशा है इन हाथों में, नशा है इस चेहरे में जो चढ़ रहा है, जो चढ़ा जा रहा है। इंदु रानी, सचमुच तुम शराब हो, असली और स्वदेशी शराब, जिसे ठर्रा कहा जाता है। फिर जैसे हाथ थामे रखने की हिम्मत ना हो,
गोपाली ने इंदु का हाथ छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ मेज पर रखकर सिर हाथों पर टिका दिया। इंदु अपने स्थान से उठी और गोपाली के निकट उनके सोफे पर आ बैठी। उसने गोपाली का सिर उठाकर उन्हें अपनी बाहों में भरे रखने का यत्न किया। देखने से यह नज़ारा ऐसे ही प्रतीत होता जैसे किसी ऊंट को बकरी काबू में रखने का यत्न कर रही हो। सुनते हो? अपनी बाहों में गोपाली को झंझोड़ती हुई वो बोली। कौन सुनता है? नहीं, कोई नहीं सुनेगा। नक्कार खाने में तूती की कोई नहीं सुनेगा। लड़खड़ाते से स्वर में विचित्र सी आवाज में गोपाली ने सफल अभिनय किया। अभी बाकी है। हंसी को शक्ति पर रोकते हुए इंदु ने कहा। हाँ, अभी बाकी है। वाकई अभी जान बाकी है। लेकिन प्यारी, तुम अगर मांगोगी तो मैं खुशी से जान भी दे दूंगा। उफ, कैसे हो जी? जरा सी पी और धुत हो गए। जान दे तुम्हारे दुश्मन। एक पैग और मेरे हाथों से पीना पड़ेगा। आखिरी पैग पीऊंगा। गोपाली ने अपनी अधमुंदी आंखें खोलकर होश में आने का उपक्रम किया। पीऊंगा। तुम अगर जहर भी पिलाओगी तो जरूर पीऊंगा। तुम बुलबुल हो और मैं सयाद हूँ। तुम मुर्गी हो और मैं इतना कहकर गोपाली सोफे में ऐसे धंस गए जैसे नशे से अचेत हो गए हों। आंखें मूंदे मूंदे ही गोपाली ने अनुभव किया कि बिना आहट के चोर की भांति इंदु उनके पास से उठ गई है। फिर उन्हें कुछ दूर पर फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। काफ़ी पी चुका है। ये आवाज़ इंदु की थी। फिर भी गोली देनी ज़रूरी है। शोभाराम बोला। आदमी फितरती है। होश में आ गया तो तुम्हारी नाक में दम कर देगा। गोली मुझे ही दे जाओ। जैसे ही थोड़ा सा नशा उतरता दिखाई देगा मैं गोली पिला दूंगी। ये लो, दोनों गोली एक ही पैक में मिलाकर पिला देना। सुबह तक छुट्टी हो जाएगी। सुबह तक लौटोगे? नहीं, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में लौट आऊँगा। टैक्सी से जाऊँगा और टैक्सी से आऊँगा। याद रखना, सुबह से पहले ही मुझे लौट जाना है। बेफिक्र रहो। वो फुसफुसाहट गोपाली ने आंखें मूंदे ही सुनी। शोभालाल की योजना का स्पष्ट सा नक्शा उसके दिमाग में उतरा। गोपाली ने फिर दबे पाँव की आहट सुनी। आंखें मूंदे ही उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद उन दोनों ने दरवाजे के निकट जाकर भी बातचीत की थी। अब उन्हें शोभालाल ने आकर झंझोड़ा। गुरु गुरु। गोपाली ने झूमते हुए अधखुली आंखों से शोभालाल की ओर देखा। इंदु रानी का सुझाव आपको मंजूर है? सुझाव? हाँ, कहती है आप जाने और ये जाने। नहीं, अपने सीधे हाथ की उंगली हिलाते हुए गोपाली ने कहा। मैं कुछ नहीं जानता। सब कुछ इंदु रानी जानती है। मेरी रानी कहाँ है? इंदु फिर उनके कंधे पर हाथ रखकर सोफे पर बैठती हुई बोली। ये रही। तुम सब जानती हो ना? शोभालाल को बता दो कि तुम सब जानती हो, सब कुछ जानती हो। दरअसल गुरु ये कह रही है कि तुम दोनों के बीच में मैं हूं जैसे कबाब में हड्डी। नहीं, पूरा नशा प्रकट करने के लिए गोपाली ने शब्द खींचकर कहा। नहीं नहीं, तुम यार हो। तुम मेरे जिगरी यार हो। यानी कि तुम कबाब में हड्डी नहीं, मसाला हो, गरम मसाला। नहीं। हाँ, गोपाली चीखे। बात तो सुनो गुरु, ये सब तुम्हारी खातिर है। मेरा क्या है? मैं तो दूसरे कमरे में जा पड़ूंगा। तुम मेहमान हो, तुम्हारी खातिर मेरा फर्ज है। इसलिए आज की रात तुम्हारी और इंदु की हुई। मूर्ख शराबी की भांति मेज पर मुक्का जमाकर गोपाली बोले। तो मैं जाता हूँ। परंतु हाँ और ना का उत्तर दिए बिना ही गोपाली फिर गैन हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया, मानो नशे के झोंक ने उनकी बोलती बंद कर दी हो। तो मैं जाऊँ ना गुरु? शोभालाल ने गोपाली को झंझोड़ा। ओह, जाओ, मरो जाकर। तुम शोभालाल ग्रेट आदमी हो। मैं सिकंदर हूँ और तुम पोरस हो। मैं हिटलर हूँ और तुम मुसोलिनी हो। मैं हूँ और तुम हो। जाओ जाओ। हे मेरे साधु, रहो गुरु के संग। जाने वाले को जाना होगा, जाने वाले को मरो जाकर। कबाब में से गरम मसाला निकाल दो। इंदु रानी प्यारी, निकालो इसे यहाँ से। यारों का यार, चोरों का सरदार और बम्बई में इंदु रानी की बहार। गुड बाय मिस्टर शोभालाल। तुम्हें कुमुद के मरने का गम नहीं होना चाहिए। जिसका दोस्त बनिया हो उसे दुश्मन की ज़रूरत नहीं। जिसकी दोस्त इंदु रानी हो उसे बीवी की ज़रूरत नहीं। 50-50 का शेयर और 33.25% कमीशन। मिलाओ हाथ। गोपाली ने सिर नीचा करके हाथ ऊपर उठा दिया। उधर हाथ मिला, इधर इंदु फिर उठी। अब की बार दरवाजे के निकट शोभालाल का स्वर ही सुनाई दिया। इंदु रानी दरवाजे की सिटकनी अंदर से बंद कर लो, मैं बहुत जल्दी ही लौटूंगा। सिर झुकाए ही गोपाली ने सिटकनी बंद होने की आवाज़ सुनी। शोभालाल चला गया था। अब उन्होंने सिर उठाकर अद्भुत सी आंखों से इंदु को देखा। वो निश्चिंत से थी। उसने फिर केवल एक नया पैक भरा। बड़े इत्मीनान से एक छोटी सी पुड़िया खोली। चुटकी से पुड़िया में से 2 गोली उठाई।
ये थी नींद की गोलियां। चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। गोपाली बाज की तरह झपटे और वो हाथ जिसमें गोलियां थी कसकर पकड़ लिया। सन रह गई वो स्त्री जिस व्यक्ति को एक क्षण पहले वो नशे में धुत देख रही थी। अब उसकी आंखों में बाज जैसा तीखापन था। घबराई सी इंदु बोली, मैं तो आपके लिए मैं मियाने से काम नहीं चलेगा मेरी जान। दुनिया का उसूल है, जितना बड़ा जूता है उतनी ही पॉलिश ज़्यादा लगती है। ये दोनों अंगूठे देखती हो, कंठ पर दोनों अंगूठे, जहाँ पहुँचे वहाँ तक खेल खत्म। न चीख सकोगी न चिल्ला सकोगी। अपनी भरी जवानी पर रहम खाओ मेरी जान। इस हातिन तय के सिर्फ 2 सवाल है। नंबर 1, तुम कौन हो और तुम्हारा शोभालाल से क्या रिश्ता है। नंबर 2, शोभालाल अब कहाँ गया है। सही जवाब दोगी तो वायदा रहा कि जिंदगी बख्श दूंगा, वरना सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। 1। शैतान जैसी मुद्रा में गोपाली ने अपने दोनों हाथ इंदु रानी की ओर बढ़ा दिए। इंदु चौंकी अवश्य, परंतु भयभीत नहीं हुई, डरकर मूर्छित नहीं हुई, चीखी चिल्लाई भी नहीं। इसके विपरीत शांत स्वर में, अपनी समस्त मादकता स्वर में मिश्रित करके गोपाली के दोनों बढ़ते हाथों में अपने सुडौल हाथ देकर वो बोली, आप समझ रहे हैं शायद मैं आपको जहर दे रही हूँ। ना, नहीं सरकार, ये रही गोलियाँ, अच्छी तरह देख लीजिए। नींद की गोलियाँ हैं ताकि आप आराम से सो सकें। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। और हाँ, ये तो मैं डर से भूल ही गई कि मुझे आपके सवालों का जवाब भी देना है। बैठिए ना, मैं आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। दरअसल आपने मुझे चौंका दिया। समझ रही थी कि आप नशे में धुत हैं, लेकिन आप तो सचमुच गुरु निकले। बैठिए बैठिए। इंदु ने ऐसा हार्दिक अनुरोध किया कि औरतों के मामले में सदा ही उदार रहने वाले गोपाली टाल नहीं सके। इंदु उनके साथ ही बैठी, बिल्कुल उनसे सटकर। अब फरमाइए, इंदु ने कहा, तुम कौन हो। आप देख ही रहे हैं कि मैं एक स्त्री हूँ। सामने की चौल में ही एक भोली है, वहीं अपने माँ बाप तथा 2 छोटी बहनों समेत रहती हूँ। 8 साल हो गए, बीमार माँ और दुर्बल बाप को कमाकर खिलाती हूँ। पढ़ी लिखी खास नहीं हूँ, इसलिए बढ़िया नौकरी का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। पैसा चाहिए, जैसे भी पैसा मिलता है वैसे पाती हूँ। शोभालाल से तुम्हारा क्या रिश्ता है। इंदु हंसी, चोर चोर मौसेरे भाई का रिश्ता है। एक बार पुलिस ने मुझे शराब के नशे में पकड़ लिया था, तब शोभालाल ने पुलिस से लेन देन करके मामले को रफा दफा कराया था। तब से कभी कभी ये सामान इधर उधर कराने का काम कराता है, लेकिन मुफ्त नहीं, उजरत देता है। शाबाश, गोपाली नम्र हुए। इंदु रानी, मेरी दृष्टि में किसी सुंदर स्त्री को सताना बहुत बड़ा पाप है। सुंदर स्त्री की हत्या तो तौबा, खुद भी तो तुम जैसी स्त्री की हत्या को माफ नहीं कर सकता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ऐसे पाप के लिए मजबूर नहीं करोगी जिसमें खुदा भी रियायत ना कर सके। शैतान से सचमुच मुझे डर लगता है, लेकिन गुस्सा हराम होता है। तुम्हें बताना होगा कि तुम मुझे नींद की गोलियां क्यों दे रही थी। इसलिए कि शोभालाल ऐसा चाहता था। वो ऐसा क्यों चाहते थे। तुम उनसे झगड़ जो पड़े थे, तो इससे क्या हुआ। वो जानने गया है कि तुम कौन हो, कितना माल खरीदते हो। कहाँ गया है। कल्याण। कल्याण में कौन है। मुस्कुराई वो। मियाँ सिकंदर, तुम तो ऐसे भोले बन रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। सुनो, आजकल तुम्हारे खास आसामी गणपत का अड्डा कल्याण में है। झूठ। मन के ज्वार को संभालने का यत्न करते हुए गोपाली बोले, गणपत कल्याण में नहीं रहता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जानते हो, कभी भी वो 1-2 महीने से ज़्यादा एक जगह नहीं रहता। झूठ नहीं बोल रही हूँ, गणपत आजकल कल्याण में ही है। मुझसे मिलवा दोगी। इस प्रश्न को सुनकर इंदु चौंक पड़ी, कानों पर हाथ रखकर बोली, ना बाबा, ये मुझसे नहीं होगा। अंधेरे में तीर छोड़ते हुए गोपाली बोले, गणपत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो शोभालाल की बदमाशी है कि वो मुझे उससे मिलने नहीं दे रहा है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि गणपत तुम्हारे इस काम से नाराज नहीं होगा। शोभालाल तो नाराज होगा। तुम उस मच्छर की परवाह करती हो। जी जनाब। हाथ जोड़कर वो बोली, मैं उस मच्छर की बस्ती में ही रहती हूँ। मेरी गारंटी है कि शोभालाल तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगा। माफ़ कीजिएगा, मुझे आपकी गारंटी पर विश्वास नहीं है। आप ठहरे परदेसी, आज है कल नहीं होंगे। 5 प्राणी का पेट भरना होता है मुझे। तुम्हें मेरी गारंटी पर विश्वास करना ही होगा, अगर जिंदा रहना है तो। गोपाली ने जेब से पिस्तौल निकालकर ऐसे उछाली जैसे पिस्तौल ना होकर खिलौना हो। इंदु का आत्मविश्वास डिग गया। छलछलाई आंखों से वो बोली, इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया में सच का गुजारा ही नहीं है। मैंने सभी कुछ तुम्हें सच सच बता दिया और तुम मुझे ये इनाम देना चाहते हो। सच और झूठ का सवाल मत उठाओ। जो मैं करता हूँ, जो तुम करती हो, जो शोभालाल और गणपत करते हैं, वो सच नहीं है, वो पुण्य भी नहीं है। तुम्हें ये सोचना है कि मेरी आज्ञा मानोगी या प्राण दोगी। मैं प्राण दूंगी, वो कंपित से स्वर में बोली। मैं प्राण दूंगी, इसलिए कि मैं शोभालाल से दगा नहीं करूंगी। वो चाहे जैसा हो,
लेकिन आज तक उसने मेरे साथ कोई दगा नहीं किया। मैं भी उसके साथ दगा नहीं करूंगी। गोपाली हंसे और उठकर खड़े होते हुए बोले, अजीब जमाना है, यानी कि मछली ये कहती है कि मेरे लिए ज़मीन पर बंगला बनाया जाए। वो औरत जिसकी रात दगा में बीतती है, जिसका दिन फरेब में बीतता है, सावित्री होने का दावा करती है। कोई परवाह नहीं, मैं मजबूर नहीं करूँगा, बिल्कुल मजबूर नहीं करूँगा। तो फिर पिस्तौल, लेकिन ये तो आवाज़ करेगी। गोपाली ने पिस्तौल जेब में रखी। वो सोफे की अर्ध परिक्रमा करते हुए इंदु के पीछे जा पहुँचे। तो मरने के लिए तैयार हो? इंदु बोल न सकी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गोपाली झुके, अपने हाथों से उसका गला घेर लिया। मेरा दावा है कि गला घोटने में मुझसे बढ़िया कारीगर दूसरा नहीं हो सकता। एक बार फिर सोच लो इंदु रानी। परंतु अब की बार हाँ या ना कहने का अवसर गोपाली ने नहीं दिया। क्षण मात्र के लिए जो इंदु का गला दबाया तो वो तड़प उठी, परंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने बंधन ढीले करके कहा, तो तुम मरना ही चाहती हो। झटके के साथ इंदु उठ खड़ी हो गई। शांत गोपाली मुस्कुराए, बेकार की कोशिश मत करना। आज तक का रिकॉर्ड है, जिसे शिकार समझा वो शिकार होकर रहा, भाग नहीं सकोगी। गम की तस्वीर बनी इंदु अपनी अस्त व्यस्त साड़ी को ठीक ठाक कर रही थी। ऐसा नहीं लगता था कि वो भागने की कोशिश करेगी। वो बोली, चलिए। गोपाली चौंके, कहाँ? कल्याण। सच? उछलकर गोपाली उसके सम्मुख जा पहुंचे। इंदु साड़ी के छोर से अपनी आंखें पोंछ रही थी। मन ही मन गोपाली को खेद हुआ। सचमुच अकारण ही तो उन्होंने उसे कष्ट पहुंचाया था। तो दोस्तों, ये था लाश का रहस्य नॉवल का पार्ट 2। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।